यानी क्राफ्ट्स के इतिहास और उसके प्रथाओं के इस शानदार विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, भारत की जो ये शिल्प परंपराएं हैं ना, ये सिर्फ घर सजाने का सामान बिल्कुल नहीं है। इनके पीछे एक गहरा दर्शन और सदियों पुराना सामाजिक आर्थिक ताना बाना छिपा है। आज की इस चर्चा में हम इसी समृद्ध विरासत, इससे जुड़ी दार्शनिक बहसों और हमारे कारीगरों की जमीनी हकीकत को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस अकादमिक ढांचे पर नजर डाल लेते हैं। आज का हमारा पूरा अध्ययन इसी विषय सूची पर आधारित है। ये हमें भटकाव से बचाएगा। इसी के आधार पर हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक ढांचे पर टिकी है, ताकि हम तथ्यों को बिल्कुल सटीक और बिना किसी बायस के समझ सकें। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प बहस से, कला बनाम शिल्प। इसके बाद हम इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि औपनिवेशिक काल का क्या प्रभाव पड़ा। फिर कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोणों और मशहूर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट की बात करेंगे, और अंत में जमीनी हकीकत पर आएंगे, यानी हमारे क्षेत्रीय शिल्पों का हाल और उन्हें बनाने वाले कारीगरों की असल स्थिति। चलिए, सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर हमें उलझा देता है। दर्शन शास्त्र के नजरिए से देखें तो आखिर कला यानी आर्ट और शिल्प यानी क्राफ्ट के बीच असल अंतर है क्या? ये बहस वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है कला, ये पूरी तरह से व्यक्तिवादी होती है। मतलब इसका पूरा फोकस सौंदर्य और किसी आर्टिस्ट की अपनी ओरिजिनल अभिव्यक्ति पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है शिल्प। शिल्प में सुंदरता तो होती ही है, लेकिन साथ ही इसकी एक व्यवहारिक उपयोगिता, एक यूटिलिटी भी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक सामूहिक परंपरा होती है जो परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसी बात को प्रसिद्ध विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि पारंपरिक समाजों में कलाकार और शिल्पकार के बीच कोई बनावटी या कृत्रिम विभाजन था ही नहीं। मतलब एक बुनकर सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता था, वो अपने आप में एक पूरा कलाकार था। ये जो फर्क आज हम महसूस करते हैं ना, ये दरअसल आधुनिक औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। और इसी कड़ी में मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत आता है। वो कहते हैं कि वस्तुओं का एक सामाजिक जीवन होता है। सोचिए जरा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई बनारसी साड़ी महज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जब वो साड़ी बनती है, बाजार में बिकती है या किसी को तोहफे में दी जाती है, तो वो पूरे समाज, उस बुनकर की मेहनत और हमारे आर्थिक संबंधों का एक जीता जागता दस्तावेज बन जाती है। अब आते हैं इतिहास के उस अहम और थोड़े दर्दनाक अध्याय पर, औपनिवेशिक काल। ये वो दौर था जिसने भारतीय शिल्प की पूरी दिशा और दशा ही पलट कर रख दी। इस पूरे दौर को एक शब्द में बयां किया जा सकता है, वे औद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हुआ ये कि जब भारत पर ब्रिटिश शासन कायम हुआ और उधर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, तो भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बनी सस्ती मशीनी चीजों ने भारतीय बाजारों को पूरी तरह से पाट दिया। नतीजा, भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़े और हस्तशिल्प निर्यात करता था, वो सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। इस पॉलिसी ने हमारे पारंपरिक कारीगरों की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार इस पूरे औपनिवेशिक पतन को एक ही चश्मे से नहीं देखते। इसे समझने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग अकादमिक दृष्टिकोण हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस जटिल इतिहास को हम 3 अलग-अलग विचारधाराओं से समझ सकते हैं, और हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं। पहला है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जहां दादा भाई नौरोजी जैसे दिग्गज मानते थे कि धन की निकासी यानी वेल्थ ड्रेन ने हमारे पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमिया कुमार बागची जैसे मार्क्सवादी विचारकों का ये तर्क था कि उपनिवेशवाद ने पूंजीवादी विकास को सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हितों तक सीमित रखा। और फिर आती है कैम्ब्रिज या रिविजनिस्ट विचारधारा। इसके प्रमुख समर्थक तीर्थंकर रॉय हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक उद्योग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने उस बदलते बाजार के हिसाब से खुद को ढाला और उनका व्यवसायीकरण हुआ। तो ये सभी नजरिए इस इतिहास को समझने के अलग-अलग तरीके हैं। अब मशीनीकरण की इस बाढ़ में सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बदल रही थी, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव भी जन्म ले रहा था। इसी टकराव का एक अहम हिस्सा था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट। 19वीं सदी के यूरोप में जब मशीनों का कब्जा बढ़ रहा था और इंसान की मेहनत की कद्र कम हो रही थी, तब इसके खिलाफ एक आवाज उठी। इसे ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट कहा गया।
जॉन रस्किन और विलियम मॉरिस जैसे विचारकों ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई मशीनी चीज़ें सस्ती तो हो सकती हैं, पर उनमें इंसान की रूह, उसकी कलात्मकता नहीं होती। उन्होंने इंसानी श्रम और पारंपरिक हस्तशिल्प की गरिमा वापस लाने पर जोर दिया। और पता है, ईबी हैविल जैसे विद्वानों ने इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारतीय शिल्प की भी जम के वकालत की। आगे चलकर यही वैश्विक दर्शन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ बन गया। 1905 का स्वदेशी आंदोलन याद है आपको? और उसके बाद महात्मा गांधी का खादी अभियान। हाथ से बुना हुआ वो सूती कपड़ा अब सिर्फ पहनने की चीज नहीं था, वो राष्ट्रीय पहचान और हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। सच कहूं तो एक छोटे से चरखे ने पूरे देश के कुटीर उद्योगों को एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक आवाज दे दी थी। चलिए अब इस राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों से बाहर निकलते हैं और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। भारत के अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में इन शिल्पों की असल हकीकत क्या थी। वैसे तो भारत रेशम और पश्मीना जैसी अपनी शानदार हस्तशिल्प परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन हमारे स्रोत में कुछ और बेहद अहम क्षेत्रीय शिल्पों का भी जिक्र है, जैसे मुरादाबाद, जिसे हम पीतल नगरी कहते हैं। फिर है नवाबों का शहर लखनऊ, जो अपनी बेहद बारीक चिकनकारी और जरदोजी की कढ़ाई के लिए मशहूर है। इसके अलावा बनारस, जिसकी जरी और ब्रोकेट की साड़ियां तो सदियों से जानी जाती हैं। और आखिर में मिर्जापुर और भदोही, जिनकी कालीन बुनाई का कोई जवाब नहीं। अब अगर हम इनके विकास क्रम को देखें तो कालीन उद्योग का सफर अपने आप में एक पूरी कहानी है। मुगल काल में ये कला शाही संरक्षण में बड़े बड़े कारखानों में परवान चढ़ी। वहां पारसी और भारतीय डिजाइनों का एक बेहतरीन संगम हुआ। फिर 18वीं और 19वीं सदी आते आते ये कला मिर्जापुर और भदोही के आम घरों तक पहुंच गई और इसका अच्छा खासा व्यवसायीकरण हुआ। और आज के आधुनिक युग में आज ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। पर रुकिए, इन बेहद खूबसूरत और महंगे उत्पादों के पीछे जो मेहनत लगती है, जो खून पसीना लगता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा अगला और शायद सबसे अहम विषय है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इस श्रम पदानुक्रम या लेबर हायरार्की को देखना होगा। ये साफ कर देगा कि मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है और मेहनत कौन कर रहा है। टॉप पर बैठे हैं बड़े व्यापारी, जिनका पूरी पूंजी और एक्सपोर्ट पर कब्जा है। उनके ठीक नीचे आते हैं कारखानदार, जो सारा प्रोडक्शन मैनेज करते हैं। तीसरे नंबर पर हैं मिडलमैन, यानी दलाल या मध्यस्थ, जो बाजार और कारीगरों के बीच की कड़ी हैं। और इस पिरामिड में सबसे नीचे, जो अपने हाथों से इन कलाकृतियों को जन्म देते हैं, वो हैं हमारे कारीगर। सीधा सा गणित है, पैसा ऊपर की तरफ खिंचता है और मेहनत का सारा बोझ नीचे कारीगरों पर आ गिरता है। और इन कारीगरों की रोजमर्रा की हकीकत सच में बहुत परेशान करने वाली है। ये लोग हुनर के धनी हैं, बहुत ही स्किल्ड हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उतने ही कमजोर। कच्चे माल से लेकर अपना सामान बेचने तक इन्हें पूरी तरह से उन दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हें हर एक पीस के हिसाब से बेहद मामूली सी रकम दी जाती है। ऊपर से पावरलूम और मशीनों से बने सस्ते नकली उत्पादों ने इनकी आजीविका पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। और हाँ, लगातार घंटों तक वो बारीक काम करने की वजह से इनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अब मशीनों की इस अंधी दौड़ और मध्यस्थों के इस जाल के बीच एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। स्वतंत्रता के बाद क्या भारत में हस्तशिल्प का संरक्षण और विकास वाकई सही मायने में हो पाया है? क्या हमारी नीतियां इन पारंपरिक कारीगरों और इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को बचा पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन खूबसूरत कलाकृतियों के पीछे जो इंसान हैं, आखिर उनका भविष्य क्या है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।